प्रिय आर्यजनों, मैं आपसे आपके समक्ष इस बात को रखना चाहता हूं। इसका उत्तर साधारण शब्दों में जो मैं देख पाया हूं, मुझे ये लगता है कि हम सभी का, खास करके विशेष करके आर्यजनों का, इतिहास के प्रति उदासीन होना, अपने ही इतिहास से विमुख होना, इसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, अन्यथा मैंने विज्ञान में स्नातक की, लेकिन पिछले 25 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं इतिहास का। और जब अपना एमफिल में पढ़ रहा था तो मुझे राष्ट्रीय आंदोलन में विषय पर मेरा शोध था। बार बार जो है यदा कदा आर्य समाज का नाम आता था, लेकिन विशेष चर्चा नहीं होती थी। तो मेरे मन में विचार आया कि आर्य समाज के बारे में जानकारी ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं, मेरा जो विषय है वो केवल इतिहास पर केंद्रित है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान में चाहे सीबीएसई है, चाहे हमारे एनसीईआरटी है, चाहे हिमाचल बोर्ड पहले किताब छापता था, क्या कभी आपने ये उसमें पढ़ा कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के लोग भी जेल में गए? हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया? पढ़ा कभी आप लोगों ने? इससे तो लगता है कि ये जो प्रदेश हमारा है, यहाँ के लोग तो उस वक्त कंदराओं में रहते होंगे या अज्ञात ही होंगे कि राष्ट्र में क्या चल रहा होगा। इसका संक्षिप्त उत्तर ये है कि हमें इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। हमसे तात्पर्य है कि इस पूरे प्रदेश में यदि स्वाधीनता आंदोलन में कार्य किया है तो केवल आर्य समाज ने कार्य किया है। यदि इस प्रदेश में सोशल अपलिफ्टमेंट यानी जो दलित उद्धार है उसके लिए कार्य किया है तो आर्य समाज ने कार्य किया है। यदि महिलाओं के उद्धार के लिए, सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है तो केवल आर्य समाज ने कार्य किया है। तो इसी विषय को लेकर के मेरा जो अपना पीएचडी का शोध था पंजाब विश्वविद्यालय से, वो मैंने पूर्ण किया। और हिमाचल प्रदेश के 1947 तक का जो आंकड़ा में एकत्र कर पाया था, 46 समाजें तब तक कार्यरत थी और शायद अब इसकी 63 संख्या हो गई है। मैंने लगभग सभी समाजों, जितनी भी समाज है, लगभग सभी में स्वयं गया। और कुछ एक समाज थी जहां पर मैं नहीं जा पाया, तो वहां किसी अपने विशेष सूत्र से जानकारी एकत्र की। मैंने 3000 से ऊपर आरटीआई लगाई गई सरकार को कि आर्य समाज की जो संस्थाएं हैं उसका रिकॉर्ड सरकार के पास क्या है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे वहां से प्राप्त हुई। और जो हमारा नॉर्थ क्षेत्र है, खासकर आर्य समाज हमारा इसी क्षेत्र में था। यद्यपि इसकी जो स्थापना थी वो मुंबई में हुई थी, लेकिन इसका जो विशेष प्रभाव था वो हमारे उत्तर क्षेत्र में रहा है। इस क्षेत्र में मैंने जो है अधिकांश क्षेत्र का जो है गमन किया, शोध किया, लेकिन मेरा विषय हिमाचल था। तो मैं इसमें ये देखता हूँ कि हिमाचल में भी आर्य समाज का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है जिसकी हमें जानकारी नहीं है। मैं मंचा सेन महोदय से ये अपेक्षा करता हूं कि आप ये जानें और आर्य प्रतिनिधि सभा इस पर विचार करें। मैं ये मानता हूं कि इस मंच से हम ये तो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। आर्य के लोग, आर्य स्वतंत्रता सेनानी अगर किताबों में नहीं है, क्यों नहीं है? इसके प्रयास किए जाने चाहिए। तो मैं अपनी बात आपके समक्ष 3-4 चरणों में रखता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय ही हिमाचल प्रदेश में पहली हमारी आर्य समाज जो है, शिमला आर्य समाज स्थापित हुई 1882 में। उसके बाद जो है हमारे पास 1887 में धर्मशाला वाली आर्य समाज बनी, 1889 में कुल्लू आर्य समाज, 1891 में नाहन आर्य समाज। इस प्रकार से जो हम देखते हैं, आज़ादी से जो पूर्व का हमारा हिमाचल, ये वर्तमान हिमाचल है। और ये भी एक सौभाग्य या संयोग की बात है
कि जो इस प्रदेश का नामकरण हिमाचल हुआ है, ये भी इसी सोलन में 26 जनवरी 1948 की जो सभा सोलन में हुई थी, इसी सोलन से नामकरण हुआ है। लेकिन जो हिमाचल से बाहर के लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी से पूर्व जो है अंग्रेजों ने इस प्रदेश को, जो आज प्रदेश के 2 भागों में बांटा था। ऊपरी क्षेत्र जहां अभी हम हैं इसको शिमला हिल स्टेट्स कहते थे, और हमारा जो कांगड़ा हमीरपुर वाला एरिया था इसको जो है वो पंजाब हिल स्टेट्स कहते थे। दोनों ही क्षेत्रों में अगर मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्तर पर यदि बहुत सारे कार्य कर रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी उनमें से एक थी, अन्य और भी कई कारक थे, लेकिन हिमाचल में तो मैं कहता हूं स्वतंत्रता का जो दायित्व था, बीड़ा था, अगुवाई थी, नेतृत्व था, केवल आर्य समाज ने किया है। आप ये कहें कि आज हमको पढ़ाया जाता है कि हमें स्वराज और स्वदेशी जैसे शब्दों का फलां व्यक्ति ने, मैं नामकरण नहीं कहना चाहता हूँ, इस व्यक्ति ने जो है ये शब्द सबसे पहले कहा, इसने कहा, लेकिन हम सब जानते हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले इन शब्दों का जो है वाचन किया था। राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कार्यक्रम जो है आज़ादी से संबंधित हो रहे थे, हिमाचल में उसको कौन चला रहा था? केवल आर्य समाज चला रहा था। राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे हमारे कार्यक्रम असहयोग आंदोलन चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, चाहे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, चाहे स्वराज्य के लिए स्वदेशी स्कूलों का निर्माण है, इस प्रांत में कौन कर रहा था? केवल आर्य समाज कर रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या हमारे छात्र, क्या हम सब इस बात को जानते हैं? हम इतना ही जानते हैं कि हमारे अपने समाज ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम किया होगा। लेकिन मेरे शोध में मैं बड़ा स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, उदासीनता हमारी अपने इतिहास के प्रति इस कदर बढ़ गई है कि हमारे आर्य समाजों में भी आज अपना इतिहास संजो करके नहीं रखा है। तो हम जानेंगे कैसे? यदि राष्ट्रीय स्तर के किसी भी कार्यक्रम का हिमाचल प्रदेश में उसको लीड किया जा रहा था, उसको संभाल रहे थे, तो सारे आर्य समाज के लोग ही थे। भाषा कला संस्कृति एकेडमी, जहाँ जिसका ये सभागार भी है, उसने हिमाचल प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन नामक पुस्तक जो है 1991 में निकाली है, और अभी 2023 में एक डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश का स्वाधीनता आंदोलन नाम से एक अन्य पुस्तक निकाली है। दोनों ही पुस्तकों में स्पष्ट कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन में जितने भी लोगों ने काम किया है, उनमें 90% से ज़्यादा लोग केवल और केवल आर्य समाज के लोग ही थे। राष्ट्रीय स्तर के नेता चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे लाला लाजपत राय थे, चाहे महात्मा हंसराज थे, चाहे हमारे आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद थे, या अन्य कोई बड़े बड़े नेता जब हिमाचल प्रदेश में आते थे, उनकी अगुवाई और उनके रहने सहने की व्यवस्था, उनके भाषणों की व्यवस्था अधिकांश तो आर्य समाज ही करता था। महात्मा गांधी जब पहली बार शिमला आते हैं तो 14 मई 1921 को आर्य समाज शिमला में जाते हैं और वहाँ पर जो है अपना संभाषण संबोधन देते हैं। और उसी रात जो है शिमला आर्य समाज के तत्कालीन जो प्रधान थे राय बहादुर केदारनाथ, उनके घर, जिस घर का नाम फर ग्रुव था, उसमें जाकर ठहरते हैं और शिमला के जो विशेष जिन लोगों से मिलने आए हैं उनसे जो है वहाँ वार्तालाप करते हैं। अगली बार जब 1931 में वो आते हैं तो शिमला में जो है आर्य समाज के लोग ही थे, मेलाराम सूद थे, जयलाल सूद थे, इस प्रकार के जो नंदलाल आड़ती थे, ये लोग ही है जो उनके साथ है, जो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, जो उनके कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी कार्यक्रम जिसको हम पिकेटिंग कहते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, उन सारे कार्यक्रमों में भी हम देखते हैं कि आर्य समाज के लोग ही उसमें भी आगे थे। समय का अभाव है, मैं कुछ लोगों के नाम आपके सामने कर सकता हूं। मेरे पास तो जो है
आज सैकड़ों नहीं हजारों आर्य समाजी हिमाचल प्रदेश के हैं जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में जो है भाग लिया हुआ है। ठियोग थे, सूर्यराम प्रकाश थे, और मधान के देवीदास मुसाफिर थे। और इस प्रकार यदि मैं आपके सोलन की बात करता हूँ, कांगड़ा क्षेत्र की बात करूँ, सिरमौर क्षेत्र की बात करूँ, प्रत्येक क्षेत्र से लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया हुआ है। और आप पालमपुर की बात करें, कन्हैयालाल सूद का बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान था। इस प्रकार आर्य समाज के लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और क्या हमें मालूम है कि हिमाचल के लोग भी जेल गए होंगे? हिमाचल प्रदेश जो वर्तमान है, इससे जो लोग जेल गए हुए हैं, लगभग जो भी लोग जेल गए हुए हैं वो सारे आर्य समाजी ही थे। मैं कुछ चंद नाम आपके सामने कहना चाहता हूं। उन्हीं किताबों की जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने अभी की है। 1930 में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में जो कांगड़ा क्षेत्र था, उससे 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 610 जो लोग थे वो आर्य समाज के लोग थे। शिमला जो हमारा हिल स्टेशन थी, यहाँ से जो है जितने भी लोगों को जेल में डाला गया, मेरे पास उनकी सबकी अभी लंबी लिस्ट है, वो सारे आर्य समाजी थे। उन्ना से जो है लक्ष्मण दास आर्य थे, उनकी पत्नी दुर्गाबाई आर्य थी, और तीर्थराम ओयल उन्ना से थे। मैं शिमला क्षेत्र की बात करता हूँ तो सूरतराम प्रकाश थे जो जेल गए थे, दीनानाथ आंधी थे जो जेल गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो स्वाधीनता आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के जो हमारे लोग थे, वो लोग जो है केवल आर्य समाज के ही थे जो जेल गए थे। ना केवल प्रत्यक्ष तौर पर सीधे स्वाधीनता आंदोलन में हमारे हिमाचल के लोगों ने, आर्य लोगों ने भाग लिया, बल्कि आर्य समाज की जो शैक्षणिक संस्थाएं थी, गुरुकुल पाठशालाएं तथा डीएवी, इसमें भी उस दौरान जो है विशेष करके इस प्रकार के युवाओं को तैयार किया जाता था जो राष्ट्र आंदोलन में अपनी भूमिका को निभा सके। मेरे शोध में बड़ी स्पष्ट बातें कही गई है किस प्रकार जो है हमीरपुर के मथुरादास नंदा ने जब हरियाणा में भाषण दिया तो वहीं से उनको 6 महीने की जेल दी गई। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ना केवल हिमाचल से बाहर भी उन्होंने काम किया हुआ है। स्वाधीनता आंदोलन के 3 जो है प्रमुख किस्से हैं, उस पर जो है हिमाचल से संबंधित, जिसकी मैं यहाँ विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। 1939 को आर्य समाज ने हैदराबाद में एक तत्कालीन निज़ाम और जो वहाँ के रजाकार थे उनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था। उसमें पूरे भारतवर्ष से लोगों ने भाग लिया था। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, हिमाचल से बहुत सारे लोग उसमें गए थे। शिमला से 2 जत्थे गए थे, एक दीवान राय चौधरी के नेतृत्व में गया था और दूसरा पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में गया था। पहले जत्थे में 25 लोग थे और दूसरे जत्थे में जो है 22 लोग थे। इसी प्रकार के कई जत्थे जो है कांगड़ा जो हमारा क्षेत्र था उससे गए, और जो लोग जब भी वहाँ जाते थे, औरंगाबाद में उतरते थे, इनको जो है जेल में डाला जाता था। कई 2 साल की जेल में जाते थे, कई बार कई 6 महीने की जेल में जाते थे। लेकिन बाद में जो है आर्य समाज के प्रतिशोध से निज़ाम को झुकना पड़ा, और जब ये लोग वापस आते हैं तो इनका जो है बड़ा स्वागत यहाँ पर कर दिया गया। और हिमाचल का जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन में हम देखते हैं, उसमें 2 बड़े प्रमुख आंदोलन हमारे सामने आते हैं। एक धामी गोली कांड है, ये हमें ज़रूर पढ़ाया जाता है। दूसरा पझोता आंदोलन है, ये जो हमारे पड़ोस में सिरमौर में हुआ है, ये 2 पढ़ाए जाते हैं विशेष करके। और इन दोनों के पीछे अगर मैं देखता हूँ, हम अंग्रेजी की एक लाइन है कि ब्रेन बिहाइंड द मूवमेंट्स, दोनों ही मूवमेंट के बीच जो ब्रेन था वो आर्य समाज का ही था। जो हमारे पास पझोता था उसमें साथ में ही महाशय सहीराम ने 1920 में फागू में एक गुरुकुल खोला था। उस गुरुकुल से ही वैद्य सूरत सिंह निकले थे। और शिमला की बात करते हैं, पंडित पद्मदेव और इस मूवमेंट को लीड करने वाले बागमल सोटा थे। वो सारे जो है आर्य समाज से ही प्रभावित थे, ये आर्य समाज के सदस्य थे। इसी बीच में देखता हूं कि आर्य समाज की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिनमें विशेष करके जो ये हिमाचल का क्षेत्र है, आप देखें नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, आप साउथ का क्षेत्र देखिए, बहुत ज़्यादा ईसाईकरण है। इस क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ? क्या अंग्रेज यहाँ नहीं आया?
ये शिमला तो अंग्रेजों की राजधानी थी, 1864 में बन गई थी, अंग्रेज तो यहीं रहते थे। लेकिन आप देखें यहाँ पर 1947 से पहले बहुत न्यून मात्रा में जो है ईसाईकरण हुआ है। उसके पीछे क्या कारण थे? उसके पीछे एक दो अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं कहता हूं वो आर्य समाज ही इसके पीछे जो है मुख्य कारण मुझे नजर आता है। ये बात बड़ी छोटी नहीं है, जितने अनमने मन से आप तालियां बजा रहे हैं इतनी छोटी बात नहीं है। यही हमारी इतिहास के प्रति उदासीनता है। आप नहीं जानते हैं कि जो आर्य समाज के लोगों ने उस वक्त कार्य किए हैं कि एक व्यक्ति जो अमेरिका से आकर के यहाँ पर कसौली में आता है, वो मिशनरी है, फिर वो कोटगढ़ चला जाता है, किस प्रकार वो जो है सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता है, और जो है एक दिन शिमला आता है, वहाँ पर जो है लोअर बाजार की सीढ़ियों में लाला लाजपत राय को सुन रहा है, वो स्वामी दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहे हैं, वो कैसे प्रभावित होता है। और अंत तो 4 सितंबर 1932 को वो जो व्यक्ति है वो सैमुअल इवान स्टोक्स से सत्यानंद स्टोक्स बन जाता है। भाई यदि आपको बनना ही था तो रामानंद बन जाते, श्यामानंद बन जाते, सत्यानंद ही क्यों? लेकिन उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का पहला शब्द सत्य लिया और जो है दयानंद का अंतिम शब्द नंद लिया और जो है नाम कर दिया सत्यानंद। शुद्धिकरण के विषय में जो प्रमुख टूल हमारा था आर्य समाज का इस ईसाईकरण के विरोध में, उसमें हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा काम हुआ है। शिमला आर्य समाज ने, अपने नाहन वाले आर्य समाज ने इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, अन्य समाजों ने भी इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है। ईसाईकरण जिन लोगों का किया गया, या फिर कुछ किस्से ऐसे भी आते हैं कि हमारे पास जो है नगरोटा की एक लड़की को एक मुसलमान युवा, मुकद्दम नाम का युवा जो है वो जबरदस्ती उठा के ले गया। आर्य दल नूरपुर के जो युवा थे तुरंत जाकर के उसको पकड़ दिया गया और लड़की का पुनः जो है शुद्धिकरण कराया गया। हमारे पास एक किस्सा कंडाघाट का आता है। यहाँ पर एक वकील थे रणवीर सिंह, लगभग 1943 की बात है, कि किसी लालच में आकर के, शायद वकालत नहीं चल रही होगी, जो भी लालच रहा होगा, ईसाई बन गए। लेकिन तत्कालीन जो कंडाघाट के जो अध्यक्ष थे जयलाल सूद, उन्होंने तुरंत ही जो है कदम उठाया, उनकी बेटी से बात की, उनको जो है पुनः जो है आर्य धर्म में लाया, उनका शुद्धिकरण कराया गया और जो है उनको जो है हवन के द्वारा शुद्धिकरण करके जो है आर्य धर्म में लाया गया। ऐसा ही किस्सा एक हमारे धर्मपुर का, साथ में धर्मपुर लगता है, एक व्यक्ति है रामभज पिंजौर से, यहाँ पर किंग एडवर्ड सेंटोरियम था, एक व्यक्ति है रामभज, वो अपनी पत्नी का इलाज कराने आया था। धीरे धीरे जो है उस सेंटोरियम में उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसने थोड़े ही दिनों में जो है, लेकिन वो व्यक्ति दिन को वहाँ जाता था ठहरने, रात को जो है आर्य समाज में आता था। जब वहाँ जो आता था कुछ दिनों के बाद रजिस्टर में एंट्री होती थी। एक बड़ी खास बात मैं बताऊं, आर्य समाज का जो अपना रिकॉर्ड कीपिंग थी वो बड़ी शानदार थी। मैंने जब अपना रिसर्च किया, 2-3 आर्य समाज तो इतने शानदार रिकॉर्ड कीपिंग है, आज भी उपलब्ध है। हमारे पास पड़ोस में नारक आर्य समाज है, जब से लेकर 1920 में जो है पंडित दुर्गादत्त ने स्थापना की है, तब से लेकर आज तक इतनी सुंदर उसकी जो है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग है। ऐसी टोनी देवी की आर्य समाज है, इतनी सुंदर रिकॉर्ड कीपिंग है। ऐसे ही हमारे धर्मपुर समाज में कुछ दिनों के बाद उसने अपना नाम राम भजनी लिखवा, रिचर्ड लिखवाने लग गया। तो पूछा गया, उसने कहा कि मैं तो ईसाई बन गया हूं। तुरंत ही आर्य समाज के जो तत्कालीन जो पुरोहित थे पंडित बिठन सिंह, उन्होंने कदम उठाया और उसको वापिस जो है आर्य धर्म में वापस लाने का प्रयास किया। ऐसे ही शिमला समाज, अन्य समाजों ने भी जो है इसमें काम किया। और एक दो बिंदुओं पर और चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में किया है, वो था शिक्षा से संबंधित। आजादी से पूर्व हिमाचल प्रदेश में 3 प्रकार से शिक्षा दी जा रही थी। एक शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाती थी, जिसका मुख्य कार्य जो है केवल एकमात्र कार्य ऐसे लोगों को तैयार करना था, वो आप जानते हैं, जो उनके अपने कॉलोनियल वर्क के लिए काम आएंगे। दूसरी शिक्षा कुछ स्कूल राजाओं ने खोले थे, जिनका कार्य भी वही था कि भाई अपने रेवेन्यू वर्क के लिए उनको भी कुछ लोगों की आवश्यकता थी।
इसके अलावा कोई अन्य संस्था इस क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं थी जो ऐसा काम कर रही थी, और एकमात्र केवल एकमात्र संस्था थी वो आर्य समाज थी। आर्य समाज ने जो हमारी कांगड़ा हिल स्टेट्स थी, जिसमें हमारे लगभग 6 जिला थे, 31 स्कूल 1947 से पूर्व इस क्षेत्र में खोले थे। और जो हमारा इस तरफ का क्षेत्र था, जिसको हम जो है शिमला स्टेट्स कहते हैं, 7 स्कूल सिरमौर जिला में खोले थे। सोलन जो है शिमला जिला का भाग था, 7 ही स्कूल जो है शिमला जिला में खोले थे। इन स्कूलों की खोलने की डेट्स और कितने बच्चे हैं, कितने एंट्री है, इनके सर कितने अध्यापक है, कौन क्या पढ़ रहे हैं, सारा डाटा हमारे पास उपलब्ध है। और विशेष बात ये थी कि केवल आर्य समाज ही था, ना अंग्रेजी स्कूल था, ना ये सरकारी स्कूल थे, ना ये राजाओं द्वारा के स्कूल थे जिसमें महिलाओं को आगे लाया गया। केवल और केवल आर्य समाज ही था जिसने सबसे पहले ये कदम उठाया कि बालिकाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे 12 स्कूलों की सूची मेरे पास उपलब्ध है जो केवल और केवल जो है बालिकाओं के लिए खोले गए थे, जिसमें आर्य पुत्री कन्या पाठशाला शिमला है, हमारे पास उमा कन्या पाठशाला सोलन 1933 में खुल गई थी, संजौली में थी, और ऐसी जो है हमारे पास कांगड़ा हिल स्टेट्स में बहुत सारी जो है पाठशालाएं खोली गई थी। देरा में जानकी पाठशाला थी। इस प्रकार आर्य पुत्री पाठशालाएं जो है 12 केवल जो है बालिकाओं के लिए ही खोली गई थी। तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में अगर कार्य किया हुआ है तो केवल और केवल आर्य समाज ने कार्य किया हुआ है। और एक अंतिम विषय में और लेना चाहता हूं बड़ा संक्षिप्त रूप से, कार्य समय का बहुत ही अभाव है, वो है जो हमारा दलित वर्ग था, उसके लिए अथक प्रयास जो है आर्य समाज ने इस क्षेत्र में किए हुए हैं। ना जाने कितने लोग थे। पंडित दुर्गादत्त का मैंने अभी नारक से नाम लिया है, सहीराम महाशय का नाम जो है मैं राजगढ़ से ले रहा हूं, ठाकुर निरंजन सिंह थे जो हमारे टोनी देवी के थे, और गुरु रामशरण चंबा से थे। इस प्रकार कितने लोग थे जिन्होंने जो है दलित जो हमारी सोशल अपलिफ्टमेंट थी उसके लिए कार्य किया था। आप ये देखिए जरा हमारी समाज की स्थिति कैसी थी। हमारे बावड़ी और कुओं से मुसलमान पानी ले सकता था, ईसाई पानी ले सकता था, लेकिन हमारा दलित साथी पानी नहीं ले सकता था। या तो भाई तुम इनको भी बाहर ही कर लेते, लेकिन नहीं, ये जो है ये पानी ले जा सकते हैं, बाकी पानी नहीं ले जा सकते हैं। इस प्रकार के 3 बड़े आंदोलन नूरपुर में, सुलाली में और ज्वाली में आर्य समाज ने चलाए। विशेष करके जो दलित वर्ग के लोग थे वो बावड़ियों से जो है पानी लेने के संबंध में आंदोलन चलाए। ऐसा धनेटा में जो है, धनेटा आर्य समाज में मथुरादास नंदा थे, वो देखते वो जो है उनकी जो जानकारी, जो तथ्य मुझे मिले हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई जो है एक मुसलमान है करमुद्दीन, वो तो पानी ले जा सकता था गांव की बावड़ी से, लेकिन लाला थौला सिंह ने एक व्यक्ति मंगतू राम को अपना नौकर रखा हुआ है, वो दलित वर्ग का था, वो पानी लेने जाएगा, लेकिन जब ऊंची जाति का आएगा वो उसकी जो है गड़वी वो भरेगा। तो एक दिन ऐसा कुदरत ऐसा हो गया कि मथुरादास नंदा वहां पहुंचे। उन्होंने बोला भाई अब क्या कर रहा है कि जी देख रहा हूं किसी का, तो भाई खुद भर ले, और उन्होंने भरवा लिया। तो जो है बात जो आग की तरफ फैल गई, मीटिंग बुलाई गई, तो दोनों ही, वो तो पहले ही था और उनको भी समाज से बहिष्कृत किया गया। ऐसे बहिष्कार आर्य जनों के पूरे देश में हुए हैं। यहाँ पर भी ऐसे बहिष्कार हुए हैं। यहीं पर जिनकी मैं बात कर रहा था, जयलाल सूद कंडा घाट के थे, वहाँ उनके 2 आर्य समाजी थे, मास्टर काकूराम और उनकी पत्नी शांति देवी। और 1940 का एक किस्सा है, वो उनके घर में भोजन करने गए, जब ये बात बरादरी में फैल गई उनको भी बायकॉट कर दिया गया समाज से। तो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में आर्य समाज ने बहुत सारे जो है काम किए हुए हैं। मैं अभी आपसे शिक्षा की बात कर रहा था। मास्टर सहीराम यहाँ हमारे जो है फागू से हुए हैं। उन्होंने 1920 में एक गुरुकुल जो यहाँ खोला। आप देखिए जरा, सुनिए बड़े ध्यान से। वो जो उस गुरुकुल में निम्न जाति के लोग दाखिला नहीं ले रहे, उन्होंने अपने शोध किया भी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उनको पता लगा कि जो ऊपरी जाति के लोग हैं उनका इतना दबाव है कि उस दबाव से
वो नहीं ले पा रहे। उन्होंने साथ में, मुझे राजगढ़ क्षेत्र के बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, अपने देवेंद्र शास्त्री जी है, संजीव तोमर जी है, और भी राजगढ़ के लोग हैं, और उन्होंने उनके लिए साथ में मशाना बाग, शेर जगह आती है मशाना बाग में, वहाँ से दलित वर्ग के लिए अलग ही स्कूल खोला और नाम ही कोली स्कूल रख दिया, और अपनी 2 पोत्री उर्मिला और प्रमिला को जो है उसमें दाखिला दिला दिया। अपनी पोतियों को स्कूल में भेजा, उनके स्कूल में, उनके लिए अलग स्कूल खुलाया। ये मैं नज़दीक के किस्से इसलिए दे रहा हूँ कि कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ऐसा ही हमारे पास जो है सत्य धर्म जो पाठशाला नारग में 1920 में पंडित दुर्गादत्त ने खोली, उसमें जो है एक मुसलमान जो आ गया कि हुकुमुद्दीन कि मैंने भी बच्चा पढ़ाना है, उसको भी दाखिला दे दिया गया। तो आर्य समाज ने सामाजिक समरसता के लिए, निचले तबके के लोगों को उठाने के लिए, इस क्षेत्र का जो है शैक्षिक विकास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। और अभी यहाँ पर संस्कृत के बहुत सारे जो है श्लोकों का उद्बोधन किया गया है, किंतु स्थानीय भाषाओं के 2 लाइनें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो काकुराम मास्टर थे, जिनकी चर्चा मैंने अभी कंडाघाट वाले की अभी आपके सामने की थी, इन्होंने एक बड़ा सुंदर गाना लिखा था कि जुनिए बाजा बेदौरा डंका से ऋषि दयानंद बड़ा बांका। जुनिए बाजा बेदौरा डंका से ऋषि दयानंद बड़ा बांका। well, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश इज, या अंग्रेजी में आप इसका ट्रांसलेशन लीजिए कि दयानंद जो है इतने श्रेष्ठ है, हमारे लिए इतने जो है पूज्य है कि उन्होंने पूरे विश्व में आर्य संस्कृति और वेदों का डंका बजा दिया है। और बाद में हिमाचल प्रदेश में एक सुंदर गीत आजकल बना हुआ है इसी बात को लेकर के। ऐसे बहुत सारे अनन्य किस्से जो है मेरे पास उपस्थित है, क्योंकि समय का अभाव था। समय के अभाव में बातों को मैं बड़े संक्षिप्त में आपके सामने जो है समेट पाया हूँ। और अंत में ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई, जो मैं आदरणीय सूद साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारे ये प्रयास अवश्य ही होने चाहिए कि जो हमारा आर्य समाज का विस्मृत इतिहास है, यदि हम CBSE में तो ना ला सके तो केवल हमें इतना तो कार्य करना ही चाहिए। जो हमारी वर्तमान की जो आर्य शैक्षणिक संस्थाएं हैं, हमारे वर्तमान के जो आर्य समाज की संस्थाएं हैं, हमारे जो बाकी जो पूरे भारतवर्ष में आर्य समाज की संस्थाएं हैं, हिमाचल के आर्य समाज के इतिहास को हम अगर उन तक भी पहुंचाते हैं तो ये उससे हमें जो है आत्म गौरव का अनुभव होता है। हमें ये महसूस होता है कि हिमाचल के आर्य जनों ने भी कार्य किया हुआ है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ सूद साहब का, प्रबोध सूद साहब का, और महामंत्री जो है विपिन परमार जी का, और डॉक्टर करम सिंह जी का, और श्रीमती सुमन सूद जी का, और बाकी आप सबका कि आप लोगों ने मुझे जो है संक्षिप्त वक्तव्य के लिए, मैं इसको संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा वक्तव्य है और मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिमाचल, जय आर्य समाज।